Okay, so hello everyone, this is सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो एक बार ऑडियो वीडियो के बारे में बता दो फटाफट से कि क्लास कैसी चल रही है। मैं अच्छे से ऑडिबल एंड विजिबल हूँ आप लोगों को। फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। फटाफट से एक बार बता दीजिएगा जल्दी से बेटा जी, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया। यस सर, ऑडिबल हो। एक बार मैं खुद से भी चेक कर लेता हूँ ऑडिबल है या नहीं है कुछ। ओके सिद्धार्थ, यस सर ऑडिबल हो। एक बार मैं खुद, चलो फिर तो ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। हेलो भगवती, हेलो आनंद मोहन, हेलो 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 सभी को हेलो। तो एक बार अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना जिसने नहीं किया है। फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, हेलो विकास, हेलो तेजल, भगवती, आनंद मोहन, नितिन, नीरज, सिद्धार्थ, हेलो 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 सभी को। बेटा जल्दी आ जाएंगे क्योंकि 30 मिनट रिवीजन के जो नोट्स होते हैं वो बनाने में बड़ा टाइम लगता है, दैट्स वाई। तो अभी मैंने सोचा कि पहले 30 मिनट खत्म कर दें हम बहुत जल्दी, फिर वो भी आते रहेंगे साथ के साथ। ठीक है, हाँ। चलो ओके, अगर तुमने कर दिया तो अच्छी बात है भाई। सेंड, जस्ट अ मिनट, मैं 1 मिनट रुको। चलो चलिए, तो शुरू करते हैं सेशन को। आज करने वाले हैं हम इस क्लास के अंदर क्या चीज वन शॉट में करने वाले हैं भैया, न्यूक्लियाई को। ठीक है, तो न्यूक्लियाई क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। उसका पूरा एक चीज पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। प्रोटॉन है उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन है उनको क्या बोलते हैं, मतलब एक साथ जब होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आइसोमर क्या होते हैं, आइसोबार क्या होता है, सब पढ़ने वाले हैं। मतलब वन शॉट के अंदर पूरे न्यूक्लियाई को हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले, अरे ये क्या सीधा ब्लैंक स्लाइड है क्या? अच्छा आ गई है। तो भाई जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते, तो मेरा नाम है सुनील जांगड़ा और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। पिछले 6 साल से मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ओके सैयद अजहर। पर्सनल नंबर तो नहीं दे सकते बेटा, अलाउड नहीं है, समझा करो। अलाउड नहीं है, समझा करो। चलो, तो अभी सबसे पहले मैं एक बात बोलूँगा आप लोगों को कि एम्बाइब VLE ये आप लोगों को फटाफट से डाउनलोड कर लेनी है। वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट, अभी क्लास 12th में अगर हो आप लोग और एक्सपेरिमेंट चाहिए तो भाई यहाँ से आप लोग जो है कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग जो है कर सकते हैं। और मतलब बढ़िया वाले वीडियोस के थ्रू आप लोगों को बताया जाता है, एक एक चीज़ बताई जाती है 3D मॉडल्स, मतलब एक रियल वाली फीलिंग आती है जब आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हो। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद एम्बाइब ऐप जो है भैया, इसको डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस होती हैं। क्या होती हैं? फ्री लाइव क्लासेस होती हैं बेटा जी, वो एक बार से जरूर से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डाउनलोड कर लेना, साथ में बुक्स भी एक्सेस कर पाते हो तुम लोग यहाँ से। तो इसलिए एम्बाइब ऐप बड़ी ही काम की है आप लोगों के लिए। सर प्लीज न्यू PY की वीडियो कब बनाओ? बनाते थी बेटा नितिन, कितनी बनाए? सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स की रहती है वो आज से आ जाएंगी, 2 चैप्टर 3 चैप्टर की रहती है वो आज से आ जाएंगी। बताओ और क्या रहता है। ठीक है, साथ में एम्बाइब लेंसर बहुत ही बढ़िया चीज़। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं आती आप उसको स्कैन करो, उससे रिलेटेड वीडियोस एंड 3D मॉडल्स आप लोगों को मिलेंगे। उससे रिलेटेड अलग से लेक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो एम्बाइब स्कैन, ठीक है, एम्बाइब लेंस ऐप जो है बहुत ही काम की ऐप है, बहुत ही काम की ऐप है। चलिए तो स्टार्ट करें आज के सेशन को। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, स्टार्ट करें आज के सेशन को। बट उससे पहले बोलूँगा कि जो टेलीग्राम चैनल है फटाफट से ये कर लेना जल्दी से। ये टेलीग्राम चैनल जो है ये इसको फटाफट से कर लेना ज्वाइन। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको भी डाउनलोड नहीं मतलब ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के जो डाउट हैं वो सॉल्व किए जाते हैं, जो डाउट हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, साथ में ये हैं बढ़िया वाले फीचर एम्बाइब के जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, एम्बाइब लर्न है, पढ़ सकते हो, 70,000 प्लस वीडियोस है, रिकॉर्डेड लाइव सब देख सकते हो, डाउट सॉल्व किए जाते हैं भैया, लाइव क्लासेस होती हैं, पेरेंट ऐप के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है। लेंस, एम्बाइब लेंस अभी बताया मैंने आप लोगों को कितना बढ़िया है। बढ़िया वाले कूबों के साथ आप लोगों को ऐप पे पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिस आप दे सकते हो, टेस्ट जो है भाई साहब आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। और जो
प्री लोडेड टेस्ट है वो भी दे सकते हो। अचीव जर्नी बना सकते हो, किसी चैप्टर में पीछे रह गए तो उससे पहले कौन कौन सी वीडियो देखनी होगी वो सब आप लोगों को यहाँ पे बता दिया जाता है। ठीक है, चलो यस बेटा नीरज। और अभी हमारा ये बैच चला हुआ बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हमारा बैच है अशोका बैच। ठीक है, थोड़ा सा लेट आ रहा है ना, स्लाइड थोड़ी सी लेट आ रही है। अशोका बैच यूट्यूब पे चला हुआ है, जो आप लोगों को पता ही है। नीट 2024 के लिए भारत सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ, सलमान सर आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं और काजल मैम आपको जूलॉजी पढ़ा रहे हैं। ओके, तो इस बैच को आप कम्प्लीटली फॉलो कर सकते हैं अपने नीट एग्जाम के लिए। तो जल्दी से एक बार फटाफट से, जिसने लाइक नहीं किया लाइक ठोक दो। और उसके बाद अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें करेंगे न्यूक्लियाई। ठीक है, जिसमें निपटाने वाले हैं भैया न्यूक्लियाई को। सर हमारे प्री बोर्ड 2 से 18 से स्टार्ट होने वाले मॉडर्न फिजिक्स कैसे करूं? बेटा मॉडर्न फिजिक्स का वन शॉट करवाया हुआ 2 घंटे में निपटाई हुई है, और उसके प्रीवियस ईयर आज से आ जाएंगे। 1 पेजेस नोट्स दिए हुए, 4 पेज के अंदर पूरी मॉडर्न फिजिक्स खत्म है। जिसको नहीं मिले 1 पेज नोट्स बाय सुनील जंगड़ सर लिखो, मिल जाएगा। ओके चलो तो स्टार्ट करें फिर क्लास को, जल्दी से बता दो, स्टार्ट कर दें फिर क्लास को, जल्दी से बता दो फटाफट से। और कल जो लाइक तो ठोक दो यार, मतलब अभी तक लाइक नहीं किया किसी ने, क्या ही बात कर दी तुमने। तो ये सिर्फ 4 बच्चों ने लाइक किया अभी तक, 15-16 बच्चे बैठे और 4 बच्चों ने लाइक किया है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भैया न्यूक्लियाई को। किसको पढ़ने वाले हैं बेटा जी? न्यूक्लियाई को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। तो न्यूक्लियाई में सबसे पहले जो हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन। क्या पढ़ने वाले बेटा जी? कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस हम पढ़ने वाले हैं। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस हम पढ़ने वाले, सबसे पहला टॉपिक हमारा ये रहने वाला है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियाई होता है या न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं भैया? उसमें होते हैं क्या? प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन्स होते हैं। और क्या होते हैं भैया? न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। देखो छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितने क्वेश्चन आ जाते हैं नीट के अंदर, तो लगभग 2 या 1 क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। मतलब 2 तक तो मैक्सिमम आप लोग बोल सकते हो कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। यस बेटा, सीबीएसई में है बिल्कुल। तो न्यूक्लियस किससे बना होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। अब इनको क्या बोला जाता है? कलेक्टिवली दे आर नोन एज, कलेक्टिवली दे आर नोन एज क्या क्या बोला जाता है भाई? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा जी? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। हाँ देख सकते हैं बेटा, बिल्कुल देख सकते हैं, सेम ही तो है। नीट और 12th में क्या ही फर्क है? एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है। और अब भी वो भी नहीं रहे, अब तो सिलेबस सेम सा कर दिया है, इवन एनसीईआरटी सेम कर दिया सबकी, है ना। देखो यार, तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि प्रोटॉन एंड क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। कलेक्टिवली दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स, कलेक्टिवली दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूक्लियॉन्स क्या है, न्यूक्लियॉन्स क्या है। अरे भाई, न्यूक्लियस के अंदर जो दोनों चीजें हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनको बोला गया है उस टाइम पे न्यूक्लियॉन्स। देखो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उनको क्या बोला जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोला जाता है भैया? एटॉमिक नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा जी? एटॉमिक नंबर बोला जाता है। जिसको किससे शो करते हैं? जेड से शो करते हैं। जिसको किससे शो करते हैं भैया? जेड से शो करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है? 1 मिनट रुको, इसको रब करो। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, उनको बोला जाता है क्या? मास नंबर। क्या बोला जाता है बेटा उसको? मास नंबर बोला जाता है। और इनको कैपिटल ए से आप लोग शो कर सकते हो। कैसे शो कर सकते हो? कैपिटल ए से आप लोग शो कर सकते हो। तो फटाफट से एक बार बताओ जल्दी से, फटाफट से एक बार बताओ जल्दी से, इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, और अभी देखो हमने बोला कि यहाँ पे प्रोटॉन जो होते हैं वो जेड से शो करते हैं हम, है ना। और साथ में हमने बता दिया कि जो मास नंबर है वो क्या है? सब टोटल, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं मास नंबर। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे निकाल सकते हैं भैया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम फिर कैसे निकाल सकते हैं वो एक बार देख लो। देखो जो मास नंबर ए है वो क्या है, n प्लस में z है। z इज कौन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, n कौन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मुझे निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, a माइनस जेड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, a माइनस जेड कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है न्यूक्लियाइड। ठीक है, एक होता है भैया न्यूक्लियाइड। अब इसमें बच्चे जो है भैया थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें जो है बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, न्यूक्लियाइड क्या होते हैं, हाँ जी ये होते हैं इट इज ए स्पेसिफिक, इट इज ए स्पेसिफिक न्यूक्लियस। ठीक है, आप लोग ये बोलो, इट इज ए स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम विच इज characterized हाँ जी विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स अटोमिक नंबर मतलब Z, अटोमिक नंबर मतलब Z एंड मास नंबर ओके, लग गया पता। चलो जी, समझ आया इतना, है क्या सर ये थोड़ा समझ नहीं आया, मतलब आपने क्या बोल दिया कि इट इज ए स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स अटोमिक नंबर एंड मास नंबर। देखो जैसे कि कोई एटम है उसके अंदर एक न्यूक्लियाइड है, वो एक चीज से स्पेसिफाई होगा कि भाई इसके पास इतने प्रोटॉन है, इतने इसके पास मास नंबर है। ठीक है, एक है एटॉमिक नंबर, एक है मास नंबर। तो ये एक स्पेशल टाइप बता रहा है। किसी को अगर स्पेसिफाई करना है, जैसे कि मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है, तो उसको तुम कैसे स्पेसिफाई करते हो कि उसका नाम ये है, वो यहाँ पे रहता है, इस कॉलोनी में रहता है ना, तो ये उसका घर है, तो तुमने वो स्पेसिफाई कर दिया है, वो क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। तो इसी तरीके से न्यूक्लियाइड क्या होते हैं, स्पेसिफिक न्यूक्लियस होते हैं, जिनको उनके मास नंबर और एटॉमिक नंबर से बताया जाता है। तो इसको किसी एलिमेंट का जो न्यूक्लियाइड है ऐसे शो करेंगे, ये केमिकल सिंबल है, और यहाँ पे हम लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे जेड, ए टू जेड। आप ऐसे याद कर सकते हो, ए टू जेड, ए इज द मास नंबर, जेड इज द एटॉमिक नंबर। ए कौन है हमारे पास, मास नंबर है, ए कौन है भैया हमारे पास, मास नंबर है, और जेड कौन है हमारे पास, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बातें, यस और नो। चल चलो, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, अगर समझ गए तो अच्छी बात है। ओके ममता, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एक एक चीज हम बार बार यूज करेंगे, जो होगा एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट AMU, AMU। ये क्या होता है, वन एटॉमिक मास यूनिट जो होती है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12, 1/12 मतलब 12वां हिस्सा, किसी चीज का 12वां हिस्सा। अब ये किसका है, ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू, या AMU से भी शो करते हैं इसको, AMU ऐसे भी शो करते हैं। ठीक है, वो आप लोगों की मर्जी है, जैसे आप लोग करना चाहते हैं कर लीजिएगा। बताइए जल्दी से, एटॉमिक मास यूनिट समझ में आई कि क्या होती है, जल्दी से बताओ। एटॉमिक मास यूनिट समझ में आई, जल्दी से बताओ। चलो, तो देखो ये हुआ क्या, जैसे कि हम कोई भी मास को नोट करते हैं या किसी वेट को, वजन को तोलते हैं, तो हम बताते हैं कि ये किलोग्राम में है भाई, 3 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम है, ये लीटर है, कुछ इस तरीके से हम नोट कर रहे होते हैं। लेकिन जो एटॉमिक लेवल पे है भाई, हमें बहुत ही मतलब बहुत मिनिमम जाके जो है चीज़ों को मेजर करना पड़ता है। तो इसलिए हमने एक अलग यूनिट बनाई, न्यूक्लियाई, आप बोलोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से एक क्या है, न्यूक्लियर लेवल पे हमने क्या बनाया, एक छोटी सी यूनिट बना ली, AMU, जिसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मतलब वन एटॉमिक मास यूनिट जो है भैया वो है
12वां हिस्सा किसका? कार्बन 12 एटम का, मास ऑफ कार्बन 12 एटम का, मास ऑफ कार्बन 12 एटम का। समझ में आया? अब 1/12 लिखा, मास जो है कार्बन 12 एटम का कितना होता है भैया? 1.9926 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम होता है। अब बाकी और भी नंबर होंगे, वो आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मिलता है। तो 1 AMU आप लोगों को याद रख लेना है कि 1 AMU जो होगा वो होगा भैया 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्लियर है? जल्दी से एक बार बताइए, फटाफट से बताइए जल्दी से। मेरे ख्याल से आता होगा ये चैप्टर, है ना, तभी बच्चे नहीं है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, हमें तो भाई पूरा चैप्टर करवाना है, ऐसे थोड़ा चलेगा। समझ में आया कि 1 AMU क्या है? और देखो हमें क्या होता है कि एटॉमिक लेवल पे या न्यूक्लियर लेवल पे क्या होता है कि बहुत, न्यूक्लियर मतलब मेरा मतलब है न्यूक्लियस लेवल पे, तो क्या होता है कि बहुत छोटी मेजरमेंट से डील करना होता है, बहुत छोटी मेजरमेंट से डील करना होता है। तो कार्बन 12 क्यों लिया गया? क्योंकि इसका मास पहले से ही छोटा था और उसका भी 12वां हिस्सा लिया हमने, उसका भी 12वां हिस्सा हमने लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर साइज। क्या आता है बेटा जी? न्यूक्लियर साइज हमारा एक टॉपिक है, वो अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी गई कि जो वॉल्यूम होता है, द वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। और मास नंबर किससे शो करते हैं बेटा? ए से हम शो करते हैं। किससे शो करते हैं? ए से शो करते हैं। क्लियर है? द वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। अगर तुमने मान लो जो न्यूक्लियस लिया है और उसका जो है भैया आर जो है मान लिया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अगर हमने मान लिया जो कि क्या है? कैपिटल आर है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास नंबर के। हम ये लिख पाएंगे कि वॉल्यूम क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास नंबर के। तो वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास नंबर इज ए। बताइए जल्दी से फटाफट, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? ओके श्रेष्ठ शिखर, बहुत बढ़िया बात कह दी तुमने आज, जल्दी से बता दो यार फटाफट से। चल अभी यहां से देखो यार, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि आर क्यूब जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए है? मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि आर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, इक्वल लगाया और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया आर नॉट, और यहाँ पे बन गया ए की पावर 1/3। आर नॉट इज ए कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। यस और नो? इस आर नॉट की वैल्यू कितनी होती है भैया? 1.2 FM होती है, 10⁻⁻15। क्लियर? मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आ गई होगी, और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है बोर्ड में भी और वैसे भी। जल्दी से बताओ, बोर्ड में भी और वैसे भी। हो गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियर साइज के बाद हमें पढ़ना होता है यार न्यूक्लियर डेंसिटी को। किसको पढ़ना होता है? न्यूक्लियर डेंसिटी को पढ़ना होता है, ठीक है। किसको पढ़ना होता है? न्यूक्लियर डेंसिटी को पढ़ना होता है। अब डेंसिटी को शो करेंगे रो से। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय में वॉल्यूम। मास किसका? मास ऑफ न्यूक्लियस। और साथ में क्या है नीचे? वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। बताओ यार, ये तो सिंपल है। अब देखो जो न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस में हमने क्या बोला है कि प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं? इनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस, मतलब ए बोला जाता है। इनके नंबर तो पता है ना, ये नंबर तो पता है, इन मास नंबर ए बोले जाते हैं। इनके नंबर्स बता दिए हमने, इनके टोटल्स नंबर को ए बोला जाता है। तो अगर मुझे मास चाहिए न्यूक्लियस का तो मैं क्या करूंगा? क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि m इंटू ए कर दूं? बताओ। और नीचे वॉल्यूम ऐसे कर दूं 4/3 पाई आर क्यूब। बताओ कैसे कर सकते हैं? बताना, सोचना एक बार जल्दी से कि भाई ऐसे कर सकते हैं क्या? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, क्या ऐसे कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमने नंबर तो पता है कि भाई उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या है कि नंबर्स जो है वो तो हमें पता है ए है। तो हमने जो स्मॉल m लिया है वो स्मॉल m क्या है? एवरेज मास, एवरेज मास ऑफ ए न्यूक्लियंस। ठीक है, क्योंकि कलेक्टिवली दे आर नोन एज न्यूक्लियंस। ठीक है, कलेक्टिवली दे आर नोन एज न्यूक्लियंस। तो भैया हमने एवरेज मास मान लिया, न्यूक्लियन का एवरेज मास m माना, नंबर्स वहां पे थे a, तो मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मास आ गया। अब r की वैल्यू तुम्हें पता है कि r की वैल्यू होती है r नॉट a 1/3। तो रो इज इक्वल टू कितना हुआ? m a अपॉन में 4/3 पाई r की का क्यूब है, यहाँ पे r का क्यूब है तो कितना होगा? r नॉट की वैल्यू ऊपर आ गई 3, यहाँ पे हो गया a से a कैंसिल, तो रो की वैल्यू आई m अपॉन में 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। बताइए, मतलब डेंसिटी की वैल्यू आ गई 3m बाय में 4 पाई आर नॉट क्यूब। बताइए जल्दी से फटाफट से, जल्दी से फटाफट से। तो यहां से क्या पता लग रहा है कि जो डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है, जो डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है, ये आप लोगों को पता लग गया होगा। क्लियर है इतनी बातें? बताइए जल्दी से, इतनी बातें क्लियर है क्या सभी को? ममता पांडे एक बार और बता दीजिए। देखो बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने बोला कि न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी कैसे होती है भाई? मास बाय में वॉल्यूम होती है, तो मास लिखा, वॉल्यूम लिखा। मास को कैसे लिखेंगे? उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स है कितने हैं भाई? ए बोल रखे हैं ना, नंबर्स बता रखे हैं, तो टोटल कैसे निकालेंगे? उनका जो मास है एक का, साथ में जितने वो नंबर है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने वही तो किया, एम क्या है? एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, तो उनके जितने नंबर है वो मल्टीप्लाई किए, नंबर कितने? ए हैं, तो टोटल मास आ गया एम में। नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल देंगे, अगर उसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर है, तो वॉल्यूम तो आसानी से लिख देंगे। तो जो कट रहा है उसको कट कर देंगे और बाकी बचा आर की वैल्यू, आर की वैल्यू हमने पीछे निकाली है आर नॉट, उसके साथ में क्या? ए 1/3, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया और वैल्यू पुट कर दी। बताइए। हम्म, तो यहां से हमें पता लग रहा है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? फटाफट से बता दो। हाँ, हाँ तो उसकी पूरी एक एक्चुअल वैल्यू निकालो ना भैया, एक एक्चुअल वैल्यू निकाल लो। जब जैसे अभी यहाँ पे ये है, ये 3 ऊपर चला गया ना, तो रो को आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू में m कौन है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। उसके बाद नीचे क्या है? 4 है तो 4 लिखो, पाई है तो 3.14 लिखो, आर नोट की वैल्यू लिखो 1 पॉइंट, फर्मी है तो 10⁻15 और उसका क्यूब करना है, ऐसे वैल्यू लिखो। तो आपके पास एक वैल्यू आ जानी चाहिए 2.30 इंटू 10⁻17 किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। तो ये एक वैल्यू है जो कि फिक्स होती है, मतलब लगभग लगभग इंडिपेंडेंट ही है और ये कांस्टेंट ही रहेगी। इंडिपेंडेंट और ये कांस्टेंट रहने वाली है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। यस बेटा जी, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि वो इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है भैया? इंडिपेंडेंट होती है, बस ये याद रखना है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें करने वाले हैं भैया आइसोटॉप्स। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट एक हम पढ़ने वाले हैं आइसोबार्स, और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आइसोटोन्स। क्या पढ़ने वाले हैं? आइसोटोन्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटॉप्स। देखो मैं थोड़ा सा तरीके से चला रहा हूं तुम्हें, मतलब
ट्रिक वगैरह जो है थोड़ी सी लगा लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपने बोला था कि x इज इक्वल टू क्या होगा, a टू z, आप a टू z ऐसे मान के चलिए, है ना, ये होता है a टू z, a ऊपर z नीचे, z कौन है एटॉमिक नंबर, a कौन है मास नंबर। आइसोटॉप, टॉप नाम आ रहा तो टॉप वाले डिफरेंट होंगे। आइसो बार, बार यार एक प्रेशर की यूनिट होती है ना, बार प्रेशर की यूनिट है, तो बार प्रेशर कैसे लगाते हैं, दबाते हैं, तो भाई दबाना, पैर से दबा रहे हैं, ऐसे सोच सकते हो कि पैर से दबा रहे, तो बार्स में मतलब है नीचे, बार नीचे आता है ऐसे बार, तो भैया इसका मतलब नीचे वाले डिफरेंट होंगे, ये याद रखना। टॉप है तो टॉप वाले डिफरेंट, बार्स है तो नीचे वाले डिफरेंट, ये याद रखना, ठीक है। चलो तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि 1H1 1H1, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटियम बोलते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं 1H2, इसको क्या बोलते हैं भाई, ड्यूटीरियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ड्यूटीरियम बोलते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं 1H3, तो इसको ट्रीटियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रीटियम बोलते हैं। ओके, तो ये सब क्या है, आइसोटॉप्स है, ये सब क्या है भैया, आइसोटॉप्स हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इन सब में क्या होगा कि ए डिफरेंट होगा, मतलब मास नंबर जो होंगे, मास नंबर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो होंगे वो सेम होंगे, एटॉमिक नंबर जो होंगे वो सेम होंगे। बताओ, एटॉमिक नंबर जो होंगे वो सेम होंगे। किसी को दिक्कत इतने में, फटाफट से बताओ, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी से निपटा देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोमर्स भी है, करवा दूंगा, डोंट वरी, वो भी करवाऊंगा, बट डोंट वरी, पहले ये जो मेन है हमारा वो देखो। हो गया, तो भैया ये क्या है, एटम ऑफ एन एलिमेंट है, ये एटम्स है एक एलिमेंट के, जिनके पास है सेम, क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट मास नंबर है, तो इनको बोला जाता है आइसोटॉप्स, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, आइसोटॉप्स बोला जाता है। अगर मैं आइसो बार की बात करूं भैया, अगर मैं आइसो बार की बात करूं तो इसका मतलब है द एटम्स हैविंग, बार्स मतलब नीचे वाले डिफरेंट होंगे, अब ऊपर वाले सेम होंगे, द एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर एंड, एक मिनट, एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। राइटिंग ज्यादा खराब आ रही है क्या, जस्ट अ मिनट देख लो मैं राइटिंग, ठीक है यार, राइटिंग वैसे तो ठीक है। तो क्या एग्जांपल हो सकते हैं भैया, जिनका क्या सेम हो, बार्स मतलब नीचे वाले डिफरेंट हो और ऊपर वाले सेम, मतलब मास नंबर सेम हो, ए जिनका सेम हो, जेड अलग अलग हो। तो एग्जांपल है, जैसे कि एग्जांपल आप लोगों के पास होंगे, जैसे कि 1 3 ले लूं, H1H, ये हाइड्रोजन का ले लिया मैंने 1 3, ऐसे हीलियम का 1 3 लिख सकते हो। अगर मैं कैल्शियम लिखूं, कैल्शियम में क्या होता है भैया, 20 40 यहाँ पे होते हैं, और ये आर्गन है ना, आर्गन बोला जाता है इसको, 18 और 40। मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, बट एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। बताओ इतना समझ में आया, जल्दी से बताओ। ये 40 है, ये क्या है, 40 है। नहीं गुरुजी समझ आ रहा है, यस सर, ओके बेटा, बहुत बढ़िया, अगर समझ आ रहा था बहुत अच्छी बात है। चले आगे फिर, समझ आया। अब नाम से पता लग रहा है कि आइसोटोन्स, आइसोटोन्स का मतलब है कि न्यूट्रॉन्स, नाम धुन से पता लग रहा है, यहां से हम टोन्स देखेंगे, इसकी क्या टोन है, न्यूट्रॉन्स, टोन्स, न्यूट्रॉन्स, आइसोटोन्स, तो एक धुन धुन यहाँ पे पता लग रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होंगे, सेम न्यूट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, सेम न्यूट्रॉन्स होने वाले हैं, ठीक है, सेम क्या होने वाले हैं, द न्यूक्लियाइड्स having the same number of मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि राइटिंग खराब ना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसे क्या बोला जाता है, आर कोल्ड आइसोटोन्स, ठीक है, क्या बोला जाएगा उसको, आइसोटोन्स बोला जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर हुआ, क्लियर। एग्जाम्पल, क्लोरीन अगर मैं लिखूं, जिसमें यहाँ पे क्या होता है 37, यहाँ पे क्या होता है 17। अगर मैं पोटेशियम लिखूं तो यहाँ पे 39 और यहाँ पे होता है 19। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुझे निकालने हैं तो मुझे A - Z करना होता है, B करना होता है क्या,
यही करना होगा, ठीक है। तो ए कितना है 37, अगर मैं क्लोरीन के लिए बात करूं -17, तो ये हुआ 20। सिमिलरली 39 - 19 अगर मैं करता हूं तो ये भी 20 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आए वो सेम आए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम आए। क्लियर हुआ, बताइए। ओके है, जल्दी से फटाफट से बता दो भाई। अब ये ना हो कि मैं पढ़ाता जा रहा हूँ और तुम्हें समझ ना आए, फिर ऐसे कैसे चलेगा। हो गया गुरुजी, फिर ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम आइसोमर। क्या करते हैं बेटा, आइसोमर्स को करते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनके बारे में ये है क्या। दीज आर दी न्यूक्लियाइड, these are the nuclide with same atomic number, with same atomic number and same mass number। अरे ये क्या, इनके पास सेम एटॉमिक नंबर और सेम मास नंबर है, वाह जी वाह। बट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, ठीक है भाई, जिनके पास सेम ए और जेड होंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, आइसोमर। बट उनकी जो एनर्जीज होंगी ना वो अलग अलग होंगी, बट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट, वो अलग अलग एनर्जी स्टेट में लाई करते हैं। ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक और आता है, फिर इसके बाद एक मेन बड़े टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो कि क्या होगा हमारे पास, न्यूक्लियर फोर्स होगा। लेकिन अभी एक छोटा सा टॉपिक रहता है जो कई बार मतलब आ जाता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, वो होता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, मतलब इसको आप एम एवरेज ऐसे भी लिख सकते हो, एम एवरेज ऐसे भी लिख सकते हो। एम एवरेज अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो क्या होगा, तो आप लिखोगे m1x1 प्लस में लिखोगे m2x2, नीचे आप लोग लिखने वाले हो x1 प्लस में x2। अब ये होता है तरीका, कई बुक में 100 नीचे लिखा होगा, वो तब लिखा होगा जब आपको परसेंटेज में गिवन होगा, फिर वो m1 m2 का चक्कर खत्म हो जाता है, फिर वो m1 m2 का चक्कर खत्म हो जाता है। एक सिंपल है ये, ठीक है। अगर परसेंटेज निकालनी होगी तो हम 100 फिर यूज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो x एंड y है, मतलब y तो मैंने वैसे ही मतलब बोल दिया कि x1 और x2 है, x1 एंड x2 जो है वो क्या है, वो है अबेंडेंस। क्या है बेटा जी, अबेंडेंस। ओके, अबेंडेंस क्या होती है भाई, कोई एटम है तो उसमें बताया गया भाई ये वाला जो पोर्शन है, मतलब कोई एलिमेंट है तो उसमें बताया गया ये एटम इतनी मात्रा में पाया गया है, मात्रा कि इतनी क्वांटिटी में ये पाया जाता है, वो हो गया एक तरीके से अबेंडेंस। और m1 m2 कौन है भैया, m1 एंड m2 कौन है, वो है मास ऑफ आइसोटॉप्स, मास ऑफ आइसोटॉप्स। जैसे हाइड्रोजन के हमने पढ़े थे आइसोटॉप्स, क्या क्या पढ़े थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो उनमें पता लगेगा कि हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं वो पता लग गए, 3 आइसोटॉप्स हैं वो पता लग गए। उसके बाद उसमें पता होगा कि भैया इसमें हाइड्रोजन में ये चीज इतनी मात्रा में है, ये चीज इतनी मात्रा में, तो अबेंडेंस है, वो क्या है, उसकी अबेंडेंस है। क्लियर है, फटाफट से बता दो यार जल्दी से सभी बच्चे, अगर इतना समझ में आया फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। बताओ यार फटाफट। चलो फिर पढ़ते हैं न्यूक्लियर फोर्स। अब ये न्यूक्लियर फोर्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है ये एक बार देख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। कहां पे लगती है, रिपीट सर, बेटा ध्यान से देखो ना। अगर आप लोगों को, अरे ये रब भी हो गया, एवरेज एटॉमिक मास अगर निकालना है तो फॉर्मूला यूज करोगे m1x1 प्लस में m2x2। अब ये m1 और m2 कौन है, आइसोटॉप्स है। मान लो कोई एलिमेंट है, उसके एटम है, उसके तुम्हें क्या बता दिए, आइसोटॉप्स बता दिए। क्या बता दिए तुम्हें, आइसोटॉप्स बता दिए, ठीक है। तो उनके मासेस तुम्हें पता होंगे।
अब वो मास उसकी मात्रा कितनी है उस एलिमेंट में, या फिर बोलोगे उस एटम में उसकी मात्रा कितनी है, वो अबेंडेंस कहलाएगा। सिंपल एक फॉर्मूला है। चलो, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है भैया, ध्यान से सुनना है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, इज ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। क्या करती है भैया ये फोर्स, दैट बाइंड्स द किसको बांधे रखती है भैया, प्रोटॉन्स एंड किसको, न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर, एक साथ बांधे रखती है। कहां पे बांधे रखती है, इनसाइड ए न्यूक्लियस या टाइनी न्यूक्लियस बोलो, छोटे से न्यूक्लियस, इनसाइड ए टाइनी न्यूक्लियस, वहां पे बांधे रखती है भाई। देख लो, इस फोर्स का ये कमाल है। कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, तो ये एक्सपेरिमेंटली सब चीजें चेक हुई थी। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, न्यूक्लियर फोर्स इज ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, जो बांधे रखती है किसको, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर, एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर, ओके, आगे बढ़े। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं भैया, वो आप लोगों को पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इन्हीं पे बेस्ड कई बार आप लोगों को क्वेश्चन बताना होता है। तो करें कैरेक्टरिस्टिक्स करें। देखो भाई ध्यान से, अब ये न्यूक्लियर फोर्स है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ न्यूट्रॉन के बीच में लग रही है, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग रही है, या प्रोटॉन के बीच में लग रही है, भाई ये सबके बीच में लग रही है। मतलब न्यूक्लियर फोर्स, पहला अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की देखूं तो न्यूक्लियर, हाँ सब करवाऊंगा बेटा, ग्राफ भी कराऊंगा। न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट्स बिटवीन ए पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन के बीच में, पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स कॉमा ए पेयर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब यहां तक कितनी बात, क्या बात समझ में आई, यहां तक ये बात समझ में आई है कि न्यूक्लियर फोर्स किस किस के बीच में लगती है, न्यूट्रॉन के बीच में लगती है, प्रोटॉन के बीच में लगती है, एंड ऑल्सो बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पेयर, और विद सेम स्ट्रेंथ लगती है, विद सेम स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इससे एक बात तुम्हें पता लगेगी, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि देखो प्रोटॉन के बीच में भी लग रही है, न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रही है। अब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, प्रोटॉन अगर है तो रिपल्सिव होनी चाहिए, बट फिर भी लग रही है। समझ में आया बेटा, इसी में ही है, करवा दूंगा मैं, डोंट वरी। ये न्यूक्लियर फोर्स बाइंडिंग फोर्स वही तो है, न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स वही तो है, ये बांधे रख रही है, और क्या ही चाहिए बताओ। चलो ओके, इशिका वर्ड्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, या न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, या बोल सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और ये बिल्कुल छोटे से डिस्टेंस में लग रही होती है, बिल्कुल छोटे से डिस्टेंस में लग रही होती है, तो आप इनको बोलोगे कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। क्लियर है, इनके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। ये डिस्टेंस के इंक्रीज होने से और डिस्टेंस के घटने से भी बदलती है, लेकिन एक ग्राफ के थ्रू मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे ये बदलती है। इनका कोई फॉर्मूला नहीं है, और ना ही ये किसी भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो आप बोलोगे कि न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे
डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर? समझ आया? अब इसका एक ग्राफ बताऊंगा तुम्हें मैं, अब इसका एक ग्राफ तुम्हें मैं बताने वाला हूं जो डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा। चलो अभी हम करने वाले हैं पांचवा पॉइंट, पहले 4 पॉइंट कर चुके हैं, अब पांचवा पॉइंट कराऊंगा, पूरे 6 7 8 9 पॉइंट है वो दिखा दूंगा तुम्हें, करवा दूंगा यहाँ पे। तो देखो यार, वेरिएशन, वेरिएशन विद डिस्टेंस अगर हम देखें इन फोर्सेस का तो वो कैसा होता है? वेरिएशन विद डिस्टेंस, देखो जहां पे इस तरीके की फोर्स हो, बंधी हुई फोर्स हो जिसको बांध के रख रही है, तो वहां पे हम किस फोर्स किस एनर्जी के बारे में बात कर रहे होते हैं? तो वहां पे हम किस एनर्जी के बारे में बात कर रहे होते हैं बेटा? वहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे होते हैं। किस बारे में बात कर रहे होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी ली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया आर लिया। ठीक है, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है और ये मान लो 3 है, डिस्टेंस हमने बता दिए हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी आप लोग कुछ डॉटेड लाइन ऐसे बना लो, ऐसे बना लो भैया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बना लो। थोड़ा ग्राफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए और समझने के लिए अच्छे से, तो मैं थोड़ी सी ये डिजाइनिंग कर रहा हूँ, और कुछ खास बात नहीं है, तुम सीधा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैंने 0 लिया, इसको मैंने -100 लिया और इसको +100 लिया। ठीक है, समझ आया इतना? अब यहाँ से देखो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से ऐसे हुआ, नीचे जाएगा, 1 मिनट, हाँ नीचे जाएगा और नीचे से ऐसे ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, रुको, रुक जाना, रुक जाना रे, रुक जाना रे। ये एक डिस्टेंस हमने बनाया, कुछ एक डिस्टेंस है ना इस एक्सिस पे, और उसके बाद ये ऐसे ऐसे बढ़ना 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 शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हो, ऐसे चलता है। कुछ ऐसा ग्राफ यहाँ पे बनने वाला है, कुछ ऐसा ग्राफ यहाँ पे बनने वाला है। इस डिस्टेंस को एक नाम दिया गया जिसको बोला गया R0, जो कि कितना होता है? 0.8 FM होता है, 0.8 FM होता है। अब ये 0.8 FM मतलब 10⁻⁻15 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये चीज ग्राफ ये शो क्या करता है? देखो यार, जब यहाँ पे R की वैल्यू मतलब डिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं कम रखता हूं R0 से, मतलब इधर की तरफ, 1 से इधर, 0.8 से इधर, 0.8 से इधर पीछे की तरफ, तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बिल्कुल ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बिल्कुल ज्यादा है। तो यहां पे ये शो करेगा कि ये क्या है? दिस इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स। समझ में आया? ठीक है, जब डिस्टेंस कम है तो इनके बीच की जो फोर्स होगी ना, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होने वाली है, मतलब उस टाइम पे ये फोर्स रिपल्सिव कहलाएगी। ओके, समझ में आया? हेलो तापेश, हेलो तापेश। अब उसके बाद अगर हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, मतलब डिस्टेंस को अगर बढ़ा दिया R0 से, मतलब 0.8 FM से डिस्टेंस को अगर हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? देखो ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी पहले कहां थी? 100 पे थी, मतलब उस डिस्टेंस से पहले वो 100 पे थी, तो उसके बाद वो अगर हम उससे नीचे घटा रहे हैं डिस्टेंस को, अगर हम उससे नीचे घटा रहे हैं मतलब बढ़ा रहे हैं, उससे आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो तो वो घट घट के कहां आ रही है? 0 पे आ रही है। ये लाइन कौन सी है भैया? ये 0 की लाइन है। ये कहां पे है? 0 की लाइन है ना? तो ये इसके पास जा रही है या नहीं जा रही है? तो आप बोलोगे कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई कहां पे? टू जीरो विद इंक्रीजिंग आर। जैसे आपने आर इंक्रीज किया, पोटेंशियल एनर्जी 0 पे जा रही है, 100 से ऐसे 0 पे आई, 100 से ऐसे 0 पे आई, तो ये क्या बता रही है? इट इंडिकेट्स अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, इट इंडिकेट्स अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स भाई। ठीक है सर, आर क्या है? आर बेटा डिस्टेंस है, किसके बीच का डिस्टेंस है? न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस है। आर क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस है, क्योंकि वो फोर्स कहां पे लग रही है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग रही है। आप बोलोगे उनके बीच का डिस्टेंस है।
आप बोलो कि उनके बीच का डिस्टेंस है, क्लियर है। अब वो डिस्टेंस अगर 0.8 से ज्यादा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एकदम से इंक्रीज होती है और उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स बोली जाएगी, न्यूक्लियर फोर्स। अगर वो डिस्टेंस 0.8 से ज्यादा बढ़ा देते हैं तो फिर वो 0 पे आती है, तो उस टाइम पे अट्रैक्टिव फोर्स बोली जाती है वो, क्लियर है, ठीक है। चल अब उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर मैं लिखूं, द अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम कहां पे होने वाली है। भाई अगर कोई तुमसे पूछ लिया कि अट्रैक्शन मैक्सिमम कहां पे होगी तो तुम बोलोगे द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट R इक्वल टू 0.8 FM। यहां पे मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी, यहां पे क्या होगी, मैक्सिमम अट्रैक्शन होने वाली है, ठीक है। अच्छा ये जीरो कब हो रही है भैया, ये जीरो कब हो रही है, जीरो होगी R इज इक्वल टू 0.4 FM पे न्यूक्लियर फोर्स बिकम जीरो। क्या होती है भैया उस टाइम पे, न्यूक्लियर फोर्स बिकम जीरो, न्यूक्लियर फोर्स बिकम जीरो। और ये सब चीजें ना, ये सब चीजें आप लोगों को याद ही रखनी पड़ेंगी, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। ये सारी की सारी कैसी स्टडी है बेटा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, तो आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। तो इससे पता लग रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नहीं, शॉर्ट रेंज फोर्सेज है। क्या है ये, शॉर्ट रेंज फोर्सेज है। क्लियर हुआ इतनी बातें, जल्दी से बताओ, फिर एनर्जी एनर्जी मास रिलेशन कराऊंगा तुम्हें। ठीक है, एक चीज याद रखना, नोट बना के लिख लो। ये मेरे साइड में तो नहीं आ रहा ना, एक मिनट, ये मेरे साइड में तो नहीं आ रहा जो मैंने बना के लिखा है इधर, नोट आ रहा है क्या साइड में, नहीं आ रहा, पास में इधर है ना। मैंने दूसरी साइड इशारा कर दिया, पता नहीं लगता ना स्क्रीन में। चलो भाई, तो नोट बना के लिख लो। यहाँ पे नोट क्या है, द नेगेटिव साइन, द नेगेटिव साइन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन मैं लिखवा रहा हूं तुम्हें। साइन किसका, ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी signifies that the nuclear force, that the nuclear, कल रे ऑप्टिक्स का वन शॉट करवा रहा हूं मैं लाइव, आ जाना यूट्यूब पे ही। द न्यूक्लियर, द नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सिग्निफाइज दैट द न्यूक्लियर फोर्स इज, या न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव, न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब R से हम डिस्टेंस कम किया तो वो पॉजिटिव में थी, तो उस टाइम वो रिपल्सिव थी। जब जीरो R से हम ज्यादा गए तो भी वो क्या थी, नेगेटिव में थी, तो अट्रैक्टिव बोली जाएगी। और जहां 0.8 है वहां पे स्ट्रांगली अट्रैक्टिव है, स्ट्रांगली अट्रैक्टिव है, क्लियर। चलो छठे की बात करते हैं। हाँ रिफ्लेक्शन हो चुका है, रिफ्रैक्शन से लेके लास्ट तक कराऊंगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कोशिश करूंगा कि निपटा दूं, बट ऐसा नहीं करेंगे कि अगर टाइम नहीं है तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी उसी में निपटा दूंगा, नहीं, मतलब रिफ्रैक्शन तो पूरा ही करवा दूंगा कल। चलो एक होता है भैया स्पिन डिपेंडेंट, ये बहुत बढ़िया चीज है, बच्चे इसको करते नहीं है कई बार, करेक्टर। हाँ जी, स्पिन डिपेंडेंट करेक्टर, इसका मतलब क्या है भाई, न्यूक्लियस क्या करता है अपनी जगह पे, अपने एक्सिस पे क्या करता है, स्पिन करता रहता है। न्यूक्लियस क्या करता है, अपने एक्सिस पे स्पिन करता रहता है, स्पिन करता रहता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, जी टू न्यूक्लियॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन इज स्ट्रॉन्गर लिखो देन द बिटवीन, स्ट्रॉन्गर देन दैट बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स having anti-parallel spin, शायद मैंने न्यूक्लियस बोल दिया था ना, न्यूक्लियॉन्स बोलना था।
देखो यार, स्पिन डिपेंडेंट इफेक्ट या स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर क्या कहता है? देखो, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन का मतलब न्यूक्लियन क्या कर रहे हैं भैया? घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं ऐसे। तो जो जो सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होंगे वो पैरेलल स्पिन कहलाएगी। जो एक इधर कर रहा है और दूसरी साइड कर रहा है वो एंटी पैरेलल कहलाएंगे, है ना। तो इन्होंने बोला है कि जो सेम में होंगे, मतलब जिनकी पैरेलल स्पिन होंगी, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, और जहां पे एंटी पैरेलल होती है वहां पे स्पिन क्या होती है? कम होती है भैया। ठीक है, सिंपल सी बात है, उसने बोल दी है। क्लियर हुआ? यस और नो? हो गया इतना? जी गुरु जी, ओके। एक होता है भैया सातवां, ठीक है, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट और लिखेंगे, फिर न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड जो चीजें वो सारी खत्म हो जाएंगी। एक होता है एक्सचेंज फोर्स, एक्सचेंज फोर्सेस। ये क्या है सर? अरे इसी का ही पार्ट है। जो न्यूक्लियर फोर्स लग रही है वो क्यों लग रही है, उनके लिए कोई फॉर्मूला थोड़ा है। तो बोला जाता है कि एक थ्योरी है भाई कि द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, ऐसे बोलो कि द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इस वजह से आती है, अराइजेस फ्रॉम द कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कांस्टेंट चेंज ऑफ पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल को क्या कहते हैं हम? कॉल्ड मेसॉन्स। ठीक है, क्या कहते हैं? मेसॉन्स कहते हैं, मिसॉन्स कुछ ऐसे है ना। बिटवीन देम, ओके। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स अराइजेस फ्रॉम द कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल का नाम बताया गया, पार्टिकल का नाम भी बता दिया गया, ठीक है। लास्ट है नॉन सेंट्रल फोर्स। हाँ जी, नॉन सेंट्रल फोर्स क्या है? ये नॉन सेंट्रल फोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये सेंट्रल फोर्स है या नॉन सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। द न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स does not act along the line joining their centers, ठीक है बेटा, जल्दी से बताइए फटाफट से। तो ये नॉन सेंट्रल फोर्स होती हैं, क्या होती हैं? ये नॉन सेंट्रल फोर्स होती हैं। क्लियर? चलो, सही है, सब कुछ सही है। अगर कुछ साउंड आ रही है इधर उधर की तो भैया तो उसको अवॉइड करना थोड़ा सा, क्योंकि बैकग्राउंड में स्वच्छ भारत वाला आया हुआ है, ठीक है, तो उसको अवॉइड करना। बोर्ड के लिए है क्या बेटा? सबके लिए है। हाँ, समझ गए हैं? ओके 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 ओके। नेक्स्ट है एनर्जी मास रिलेशन, ठीक है। क्या है बेटा जी? नेक्स्ट आता है एनर्जी मास रिलेशन या एनर्जी मास इक्विवेलेंट, आप लोग बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस बोल सकते हो। और ये किसके बारे में था, किसके लिए था? ये आइंस्टाइन के लिए है, मतलब आइंस्टाइन जी ने दिया था, तो आप बोलोगे आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। हाँ भाई, आसपास रहते हैं 20 साल से दोस्त हैं, आसपास क्या एक साथ पढ़े लिखे हम तो, क्या ही बात कर रहे हो, 20 साल से दोस्त है बेटा। हाँ, चलो। तो आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंट क्या कहती है यार? ये इक्वेशन एक सिंपल सी बात है। ये इक्वेशन क्या कहती है? इन्होंने बोला कि इन 1905 इन्होंने बताया कि आइंस्टाइन जी ने बोला कि
द एनर्जी एंड मास, द एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट, द एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट, ये इन्होंने बोला, आइंस्टाइन जी ने ये बात बोली। मतलब किस तरीके से उन्होंने बोला कि ही प्रेडिक्टेड एक मिनट रुको, he predicted that if the energy, अरे यार राइटिंग इतनी खराब क्यों हो रही है, if the energy of a body changes by an amount E, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, he predicted that if energy of a body changes by an amount E, तो इसका मतलब है मास भी उतने ही अमाउंट से चेंज हो जाएगा। एनर्जी में चेंज आ रहा तो मास में चेंज आ रहा, मास में चेंज आ रहा तो एनर्जी में चेंज आ रहा, ये बात बोली गई। हाँ श्रेष्ठ, he predicted that if the energy of a body changes by an amount E, मतलब मैंने एनर्जी चेंज कर दी किसी एक अमाउंट E से, तो उस टाइम पे क्या होगा, its mass changes by an amount m, और ये किस इक्वेशन के द्वारा होता है भैया, गिवन बाय, देखो वैसे ही इक्वेशन हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से पढ़ते हैं, बट मास इन्होंने जो एक्चुअल रिलेशन दी थी वो ऐसे दी थी कि E बाय में सी स्क्वायर, ये ऐसे इन्होंने बोला था। क्लियर है, जल्दी से बताओ, हाँ जी फटाफट से बता दो। अगर हम क्या करें, मास को अगर हम इफ मास जो है उसको 1 AMU कंसिडर कर लें, अगर हम मास को 1 AMU लें और C की वैल्यू तुम्हें पता ही होती है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसको अगर हम यूज करें तो उस टाइम पे एनर्जी की एक वैल्यू आ जाती है, एनर्जी की एक वैल्यू आती है जो होती है 931, लगभग की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो 0.25 भी आती है, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब आप इसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करोगे हर बार, तो ये है। तो यहाँ पे क्या किया कि एक AMU हमने यूज किया या एक MU हमने काउंट किया और एनर्जी हमारे पास कितनी आई 931, तो 1 AMU को हम बोल सकते हैं कि कितने के बराबर है, वो 1 AMU जो है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है भाई। क्लियर हुई इतनी बातें, चलो बहुत बढ़िया, इतनी बातें मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है, इतनी बातें मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। चलो यस सर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा आना चाहिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा टॉपिक है वो जो आएगा भी। चलो 1 घंटा हो गया, आधा घंटा या 40 मिनट और लगेंगी, हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आधा घंटा तो मिनिमम लगा के चलो कि लगने वाला है। क्लियर हुआ इतना, चलो अभी हम करने वाले हैं भैया मास डिफेक्ट को। ये जो एनर्जी रिलेशन है ना, एनर्जी मास रिलेशन या मास एनर्जी इक्विवेलेंट है, ये अभी हमें अब समझ में आने वाला है और ज्यादा अच्छे से। मास डिफेक्ट क्या समझ में आने वाला है, मास डिफेक्ट क्या होता है भैया, मास डिफेक्ट से ही पता लगेगा कि ये जो मास एनर्जी रिलेशन है इन एक्चुअल है क्या। देखो मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन the sum of masses of all nucleons जिसको मैं कैपिटल M से शो कर रहा हूं, एंड मास ऑफ द
एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस, एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस, जिसको स्मॉल m से शो कर रहा हूं, इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब ध्यान से सुनना, ये है क्या? इन्होंने बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स, सारे न्यूक्लियॉन्स का मास माइनस करते हैं मास ऑफ न्यूक्लियंस, तो हमें एक डिफरेंस मिलता है, उसे बोला जाता है मास डिफेक्ट। उसे क्या बोला जाता है? मास डिफेक्ट, जिसको हम डेल्टा एम से भी शो करते हैं। देखो यार, हुआ क्या, न्यूक्लियॉन्स कहाँ होंगे? न्यूक्लियस के अंदर होंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सारे को बाहर निकाल लिया, मतलब एक वैसे ध्यान दिया गया कि प्रोटॉन प्रोटॉन के मास को काउंट करके ऐसे बता दिया गया कि प्रोटॉन का मास देखा, ठीक है, प्रोटॉन का मास देखा भैया, प्लस में न्यूट्रॉन का मास देखा, न्यूट्रॉन का मास देखा, तो यही तो मास ऑफ न्यूक्लियस है ना। और जब वो न्यूक्लियस, पूरे एक न्यूक्लियस का मास देखा, पूरे एक न्यूक्लियस का मास देखा, मास ऑफ न्यूक्लियस, तो उसमें एक डिफरेंस दिखाई दिया। कहने का मतलब ये है कि मान लो एक बाल्टी है भैया, एक बकेट है, उसके अंदर तुमने बहुत बहुत सारी बॉल्स डाल दी हैं, तो उनका मास अभी कितना है? कुछ भी एक वैल्यू आ गई, लेकिन सब उसके बाद तुमने अलग अलग एक एक बॉल का अगर मास चेक किया, टोटल मास किया, तो वो मास ज्यादा आ रहा था, ठीक है। ध्यान से सुनो, दोबारा से बोल रहा हूँ, दोबारा से बोल रहा हूँ भैया, दोबारा से बोल रहा हूँ कि आपके पास 50 बॉल्स है, आपने 50 बॉल्स का सारा मास एक साइड नोट कर लिया, फिर उसको एक बकेट में डाल दिया, तो मास ज्यादा होना चाहिए था ना, कि वही चलो भाई एक जगह जा रहे हैं तो जुड़ के मास बनाएंगे, नहीं, क्या हो रहा है कि वो मास कम आया, न्यूक्लियस का मास कम आया है, उसके अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिसको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, उनका मास ज्यादा आया। ऐसा क्यों भाई? ये मास डिफरेंस कहां पे आया? क्योंकि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो वहां पे एक एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो वो एनर्जी कहां पे जा रही है? वो मास से आ रही है भैया, मतलब वो एनर्जी कहीं ऊपर से थोड़ा पैदा हुई है, वो मास से पैदा हुई है, मास, तो मास खर्च हुआ है, तो इसलिए एक डिफरेंस आ जाता है, जिसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्लियर है? यस और नो? तो डेल्टा एम को आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि मास ऑफ प्रोटॉन्स, प्लस में क्या करोगे, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो मास ऑफ किसका लिखेंगे? न्यूट्रॉन्स का, बट एन को कैसे लिखते हैं हम? ए माइनस जेड करके लिखते हैं ना, ए माइनस जेड करके लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे ए माइनस जेड, मास ऑफ किसका? न्यूट्रॉन्स का, मास ऑफ किसका? न्यूट्रॉन्स का। ये हो गया टोटल किसका? प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का मास हो गया, माइनस कर दिया हमने मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये होता है मास का भैया एक डिफरेंस जो आता है। क्लियर है? इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, जल्दी से एक बार फटाफट से बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ यही, फटाफट से बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट आता है हमारे पास मास डिफेक्ट। अगर समझ में आ गया तो अभी समझना होगा आप लोगों को बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी। देखो, एक एनर्जी बन रही है, मास से एक एनर्जी बन रही है जो उसको बांधने के काम आ रही है। किसको? न्यूक्लियस को बांधने के काम आ रही है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक साथ लाने के काम आ रही है, एक एनर्जी जो कि मास से ही निकली है, ठीक है। अब इस बाइंडिंग एनर्जी को हम या तो आप ऐसे बोल दो कि उनको बाइंड करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए, या उसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उसको बोल सकते हो आप बाइंडिंग एनर्जी, या बांधे रखने के लिए या ब्रेक करने के लिए, क्योंकि बांधे रखने में भी उतनी एनर्जी लग रही है, उसको तोड़ने में भी उतनी एनर्जी लग रही है। तो बाइंडिंग एनर्जी को आप दो तरीके से पढ़ सकते हो। तो हम पढ़ रहे हैं द बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस may be defined as the may be defined as the energy required to break, किसको ब्रेक कर रहे हैं भैया? न्यूक्लियस को, टू ब्रेक अप ए न्यूक्लियस इनटू इट्स
राइटिंग ठीक आ रही है? ठीक आ रही है क्या भैया, जल्दी से बताओ। इनटू इट्स पार्टिकल्स, जिससे वो बना हुआ भैया, ठीक है, जैसे कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनसे ही तो बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना होता है। और उनको बड़ा दूर ले जाना, बहुत ही दूर ले जाना, ठीक है, बहुत दूर ले जाना। एंड सेपरेट देम टू सच ए लार्ज डिस्टेंस that may not interact with each other ठीक है, बताइए। The binding energy of a nucleus may be defined as the energy required to break up a nucleus into its constituent, मतलब protons and neutrons, and to separate them such a large distance that they may not interact with each other। इतनी दूर ले जाना, समझ आया? तो ये एनर्जी कहां से मिल रही है भैया? ये एनर्जी कहां से मिल रही है? वही मास डिफेक्ट जो खत्म हो रहा है ना, उससे वो एनर्जी मिल रही है, ठीक है, समझ में आया? तो अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ किसमें लिखना चाहूं? आइंस्टाइन, इन टर्म्स ऑफ आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंट में अगर बताना चाहता हूं, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस में बताना चाहता हूं, तो मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा? तो इसको मैं लिख पाऊंगा, बाइंडिंग एनर्जी को कुछ ऐसे लिखेंगे, डेल्टा ई बी इंटू में मास लिखेंगे डेल्टा एम जो डिफेक्ट्स है, और साथ में सी स्क्वायर लिख देंगे। डेल्टा एम की वैल्यू ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दी है, तो वो यहाँ पे आप पुट कर देना। बताओ यार, तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया कि न्यूक्लियस बनाया, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए एक एनर्जी लगी है, तो वो कहाँ पे लगी? वो मास घटाना, वही एनर्जी तोड़ने में लग रही है, यस और नो फटाफट से एक बार बता दीजिए सभी बच्चे। इतनी बात समझ में आई? हाँ, अभी बताया एक बार और, तो अभी फटाफट से बताओ जल्दी से। फिर एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, फिर वो सिखा दूंगा तुम्हें, जल्दी से बताओ। फिर एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, वो सिखा दूंगा तुम्हें। हो गया? एक मिनट यार, हाथ ठंडे हो गए हैं बिल्कुल। तो बाइंडिंग एनर्जी मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई है। चलिए जी, नेक्स्ट हम करने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। क्या करने वाले हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। अभी बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली, पता लग गया कि क्या होता है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स उसको बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो सीधा बोलोगे द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक और चीज, स्टेबिलिटी के बारे में एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा तुम। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अरे फिर से पेन अटक गया था, इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियॉन फ्रॉम, कहां से भैया? न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस। भैया एक न्यूक्लियॉन को निकालने में जितनी एनर्जी, मैंने क्या बोलता है, या तो तोड़ने पे बात कर लो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जब हम देख रहे हैं, तो एवरेज एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड हो रही है भैया एक को बाहर ले जाने के लिए न्यूक्लियस से?
मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से तो नीचे आ गया ए की बात, नीचे आ गया किसकी बात, ए की बात आ गई, ठीक है। लैग हुआ था क्या, लैग हुआ था क्या बेटा, फटाफट से बताओ जल्दी से, थोड़ा सा लैग हुआ था, बताओ जल्दी से। तो एक बात देखो यार, लैग नहीं हुआ, अच्छा तो एक बात देखो अब ध्यान से, अब एक बात देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या बताती है, इसको दूसरे वे में भी तो देख सकते हैं। यहाँ पे तो तुमने ये बताया ना कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है पर न्यूक्लियन की, कि एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से ले जाने के लिए कितनी एनर्जी लगाते हैं हम। तो इसका मतलब ये भी तो है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें एक फोर्स के बारे में भी बताता है जिसके हेल्प से ये इसको बाइंड करके रखता है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो आप सीधा बोलो, नोट बना के लिख लो इसको, नोट बना के लिख लो इसको, क्या, द बाइंडिंग एनर्जी, द बाइंडिंग एनर्जी कौन है भैया, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन gives a measure of the force which binds the nucleus together inside a न्यूक्लियस। ये भी तो बोल सकते हो कि एक तरीके से फोर्स के बारे में बता रहा है। समझ आया या नहीं आया? अगर मैं यहां पे एक बात और लिख दूं कि हायर द वैल्यू ऑफ डेल्टा ईबी, एक मिनट ऐसे लिख दूं, डेल्टा ईबी बार, इसका मतलब है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, तो उसका मतलब भैया मोर स्टेबल द न्यूक्लियस इज। ये बड़े काम की बात लिखी है मैंने। देखो अगर वहां पे मैं क्या करता हूं कि नंबर ए का कम रखता हूं, अगर ए का नंबर कम होगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ज्यादा आएगी या नहीं आएगी, फटाफट से बताओ। तो कम है अगर वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ऐसा होने वाला, देखो नंबर अगर ए की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि वह नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कम होंगे, तो उससे क्या हो रहा है कि न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लगती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगती है, और प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगती है, ठीक है। तो प्रोटॉन जो होंगे ना, तो वो एक रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, प्रोटॉन क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, बट उनको बैलेंस कौन कर रहा है, न्यूट्रॉन्स बैलेंस कर रहे हैं। तो जहां पे ए कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, बट ये बात सबके लिए फिक्स नहीं है। तो कुछ नंबर्स थे जिनके लिए ये बात फिक्स हुई थी कि कितने तक ये स्टेबल रहते हैं, कितने तक ये अनस्टेबल रहते हैं, तो उनको अभी हम पढ़ने वाले हैं। हेलो आरपी शेख, 1 मिली सेकंड के लिए हुआ था, कोई बात नहीं, चलो इतना तो चलता ही है, 1 मिली सेकंड के लिए होता तो इतना तो चलता ही है। चलो तो अभी मास नंबर के साथ ना एक रिलेशन कर लेते हैं, ठीक है, मास नंबर के साथ एक रिलेशन कर लेते हैं, करें? एक रफ सा एक डायग्राम बनाते हैं एनसीईआरटी का, और उससे तुम्हें एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी पता लग जाएगी। वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, इसके बाद सिंपल रह जाएगा, फ्यूजन एंड फिजन रह जाएगा, वो करवा दूंगा, सिंपल सा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर की मास नंबर के साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी में क्या चेंज आता है वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी में ये डायग्राम आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्टेबल होने के लिए जो लाइटेस्ट होते हैं, जो लाइटेस्ट भाई सब न्यूक्लियाई होते हैं, उनमें स्टेबिलिटी के लिए n/z जो होता है वो 1 होता है। छोटे न्यूक्लियाई, हल्के न्यूक्लियाई की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये रेशियो ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और अगर हैवीएस्ट की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा हैवीएस्ट के लिए 1.6 हो जाए, बस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए हैवीएस्ट के लिए, ठीक है, हैवीएस्ट के लिए।
मतलब न्यूट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए तो वो स्टेबल होगा, बट न्यूट्रॉन भी बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, न्यूट्रॉन भी बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए और ज्यादा प्रोटॉन भी नहीं होने चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी के हिसाब से एक ग्राफ हमें मिला जिसमें कुछ नंबर्स हम स्पेसिफाई करेंगे कि हाँ यार इतने तक ये स्टेबल रहता है, इतने तक ये एनर्जी घटती है, इतने तक बढ़ती है। ठीक है, करें? करें क्या, चले आगे बेटा, फटाफट से बता दो। जी गुरु जी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। तो वेरिएशन को समझते हैं। तो वेरिएशन किस किस के बीच में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में। तो इस एक्सिस पे मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ले लूंगा और इस एक्सिस पे मैंने मास नंबर लिख दिया, मास नंबर मैंने लिख दिया। ठीक है, एनसीईआरटी में ये डायग्राम तुम्हें मिल जाएगा, एनसीईआरटी में तुम्हें ये डायग्राम मिल जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, और ये किस में होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। किस में होती है ये, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुछ ग्राफ ना ऐसे होता है इसमें, मैं थोड़ा सा रफ सा बनाऊंगा, एग्जैक्ट तो नहीं बना सकता, तो तुम डायग्राम से देख लेना, मतलब बुक से देख लेना। कुछ ऐसा करके ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर उसके बाद ये ऐसे चलने वाला है, कुछ ऐसे ऐसे हो जाएगा। कुछ एक ग्राफ है, मतलब ये ऐसा सा एक ग्राफ तुम्हें मिल जाएगा। ओके, ठीक है, यस और नो। तो इधर आप नंबरिंग कर सकते हो कुछ भी, ये 50 है मान लो, ये 100 है, ये 150 है, ठीक है, और ये 200 है, 200, इससे आगे 250, ठीक है, ऐसे है। ओके, समझ आया? तो यहाँ से हमें पता क्या लगेगा, यहाँ से हमें पता ये लगेगा कि मतलब कुछ एलिमेंट जैसे मैंने याद कर रखेंगे, यहाँ पे 2H हो गया, ठीक है। अब जैसे ये टॉप वाला है तो हीलियम हो गया ये 4, ठीक है। ये नीचे वाला आपका लिथियम हो गया ऐसे, और यहाँ से जैसे ये ऐसे पीक से आ रहा है तो ये S हो गया, ओके। और ऐसे फिर इसके बाद ये नीचे जा रहा है तो यूरेनियम 238 हो गया, ठीक है, ऐसे। तो भैया मतलब कुछ चीजें आप लोगों को याद रख लेनी है। अब इसके बारे में ये ग्राफ बताता क्या है, तो ये ग्राफ बताता क्या है, ये बताता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस जो होती है प्रैक्टिकली कांस्टेंट होती है, प्रैक्टिकली कांस्टेंट। और किसके लिए कांस्टेंट होती है भैया, जिनका एटॉमिक नंबर 30 से ज्यादा है और 170 से कम है। बताओ जल्दी से, समझ आया? या कुछ ऐसी बात में करो, मतलब ये डायरेक्ट मत लिखो, तुम ऐसे बोलो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर, एटॉमिक नंबर के, इंडिपेंडेंट होती है एटॉमिक नंबर के। द डेल्टा ईबी इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, दैट इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, प्रैक्टिकली कांस्टेंट या फिर प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट किसके भैया, ऑफ एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर के या मास नंबर के, मास नंबर के आना चाहिए ना, एटॉमिक नंबर के। ओह एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर इतना, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट हो, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे 30 से ज्यादा कम और 170 नहीं, 170 से कम और 30 से ज्यादा, इनके लिए जो है भैया सेम रहती है, इनके लिए जो है सेम रहती है। समझ आया या नहीं आया, फटाफट से एक बार बता दीजिए।
हेलो अंकित, हेलो भाई सभी को हेलो जो भी आ रहे हैं। गॉट इट, चलो बहुत बढ़िया, अगर हो गया है तो अच्छी बात है। हाँ, न्यूक्लियाई ऑफ मिडल मास नंबर होता है ये, न्यूक्लियाई ऑफ मिडल मास नंबर होता है। क्लियर है? एक मिनट यार, एक मैसेज आया, मैं उसको रिप्लाई कर दूं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकली कांस्टेंट इतने नंबर के लिए। और क्या होता है भैया, अगर दूसरे की मैं बात करूं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लोअर, कम होती है फॉर बोथ लाइट, लाइट मतलब लाइटर न्यूक्लियाई की बात कर रही है, लाइट न्यूक्लियाई जैसे कि जिसका ए जो है कम 30 से, एंड हैवी, एंड क्या है, हैवी है। एक मिनट रुकिएगा सभी, एक मिनट रुक जाइएगा, ये लीजिए। चलो तो इसमें क्या होता है भैया, डेल्टा ई बी इज लोअर फॉर बोथ न्यूक्लियाई, बोथ मतलब दोनों की बात कर रहा है, हैवी की भी बात कर रहा है और लाइट की भी बात कर रहा है। तो लाइट जो है वो 30 से कम जिनका ए होता है, एंड हैवी न्यूक्लियाई, एंड हैवी न्यूक्लियाई जिनका ए जो है वो किससे ज्यादा है, 170 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 170 से ज्यादा है। ठीक है, तो डेल्टा ई बी अगर क्या है, कम है, अगर डेल्टा ई बी क्या है, कम है, तो हमने अभी लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था, देखो ये सारे के सारे एक बार नोट कर लो, ये सारे का सारा एक बार नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से ये फटाफट फटाफट से नोट कर लो। अब ये दूसरे वाले में क्या बात हमसे बोली गई है, क्या बात बताई गई, ये बात बोल रहा है कि डेल्टा ईबी इज लोअर, डेल्टा ईबी अगर लोअर है तो भाई इसका मतलब क्या है, भाई इसका मतलब ये है कि वो अनस्टेबल रहने वाला है, 30 से कम पे भी और 170 से ज्यादा पे भी, 30 से कम पे भी 170 से ज्यादा भी, क्योंकि मैंने बोला था कि डेल्टा ईबी अगर ज्यादा है, डेल्टा ईबी बार एनर्जी पर न्यूक्लियंस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस अगर ज्यादा है तो वो मोर स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होने वाला है उस कंडीशन पे। ठीक है बट यहाँ पे कम बोला है तो कम के केस में आप लोगों के सामने है। क्लियर? जल्दी से बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं और जल्दी से निपटाते हैं फिर बाकी बचे हुए टॉपिक्स को। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फिजन आता है। थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में पता हो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं वन शॉट में पढ़ा रहा हूँ तो रिएक्टर के बारे में उतनी बात हम नहीं कर पाएंगे इस वीडियो के अंदर, तो अगर तुम चाहते हो रिएक्टर को वन शॉट में पढ़ा दो सर, न्यूक्लियर रिएक्टर को मैं वन शॉट में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फिजन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस टूट जाता है लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर। ठीक है, द फिनोमिना, द फिनोमिना in which, the phenomena in which a heavy nucleus, the phenomena in which a heavy nucleus splits into two or more, two or more, दो या उससे ज्यादा लाइटर न्यूक्लियस, टू और मोर लाइटर न्यूक्लियस, लाइटर न्यूक्लियस एंड large amount, and large amount of energy, large amount of energy released, large amount of energy released is called nuclear fission। क्या बोलते हैं भैया इसको, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं या न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बोलते हैं। दोबारा से बता रहा हूं, द फिनोमिना इन विच ए हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स, टूटता है दो या उससे ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर, और उस टाइम जब वो टूटता है तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है जिसको क्यू वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे बोला जाता है भी न्यूक्लियर फिजन। होता क्या है कि जैसे हमारे पास है
यूरेनियम 235 और यहाँ पे 92 है, प्लस हम यहाँ पे इसके ऊपर डालते हैं स्लो न्यूट्रॉन। क्या डालते हैं इस पे? स्लो न्यूट्रॉन डालते हैं। ऐसा क्यों होता है भैया, हम स्लो न्यूट्रॉन क्यों डालते हैं? हम स्लो न्यूट्रॉन क्यों डालते हैं? क्योंकि भाई साहब हमें नेचुरली जो यूरेनियम मिलता है वो उसके अंदर ये जो यूरेनियम 235 है वो सिर्फ और सिर्फ 0.7% होता है। क्या होता है? वो सिर्फ और सिर्फ 0.7% होता है, तो वही फिजेनेबल होता है। तो पहले हम उसको हाईली फिजेनेबल बनाने के लिए उस पर स्लो न्यूट्रॉन फेंकते हैं। क्या करते हैं? उसके ऊपर स्लो न्यूट्रॉन फेंकते हैं, तो वो हाईली फिजेनेबल बन जाता है। और ये बन गया यूरेनियम 236 और यहाँ पे आ गया 92। ये हैवी हो गया, हाईली फिजेनेबल है, तो ये टूट जाएगा। बैरियम के अंदर, ठीक है, बैरियम में क्या होगा? यहाँ पे 191, यहाँ पे 56, 191, ठीक है। साथ में होगा क्रिप्टॉन, के आर से इसको लिखेंगे, जो कि 92 36 होगा। बैलेंस कर लेना साथ के साथ, 191 92 है तो यहाँ पे लिख दूंगा। साथ में न्यूट्रॉन फिर से निकलेंगे, न्यूट्रॉन फिर से निकलेंगे, बट यहाँ पे ये 3 टाइम्स बोलो आप लोग, ठीक है। प्लस में 200 वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है। अब ये जो देखो ये है स्लो न्यूट्रॉन, ये होते हैं फास्ट न्यूट्रॉन, ये होते हैं भैया फास्ट न्यूट्रॉन। अब इन न्यूट्रॉन्स को आगे यूज किया जाता है रिएक्शन के लिए, इन न्यूट्रॉन्स को आगे यूज किया जाता है भैया रिएक्शंस के लिए। अगर मान लो ये जो बैरियम क्रिप्टॉन, हर बार जरूरी नहीं है इन्हीं में टूटेंगे भैया, अगर ये भी क्या है मतलब स्टेबल नहीं है तो ये फिर से टूटेंगे। किनको यूज करके? इन फास्ट न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन या 2 न्यूट्रॉन को यूज करके ये फिर से टूटेंगे, बट वो स्लो न्यूट्रॉन बनाना पड़ता है न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प से। किसकी हेल्प से बनाना पड़ता है बेटा? न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प से बनाना पड़ता है। समझ आया? जल्दी से बताओ। तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, जिसको किससे शो करते हैं? जिसको के से शो करते हैं, ठीक है। देखो जब ये रिएक्शन शुरू हुई थी तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हमने लिए, फिर जितने यहाँ पे बने, फिर आगे अगर रिएक्शन होती फिर आगे न्यूट्रॉन्स बनते, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ये बताता है कि रिएक्शन चलेगी, रुक जाएगी या ग्रो होगी, वो ये बताता है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो इसको होता है मतलब ये रेशो होता है किसका? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट एट द बिगिनिंग, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ वन जनरेशन, ऑफ वन जनरेशन, वन जनरेशन। जनरेशन, वन जनरेशन कब शुरू हो गई है? जब स्प्लिट हो गया है, वो जब स्प्लिट हो गया तो उस टाइम पे जो मिल रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, साथ में वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस जनरेशन, बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन, ठीक है। समझ में आई ये चीजें? क्योंकि देखो यार एक सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पे जो फास्ट न्यूट्रॉन मिले हैं उनमें से हम न्यूट्रॉन यूज करेंगे स्लो न्यूट्रॉन बना के विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो वो आगे रिएक्शन कर सकते हैं। तो वो ऐसे ही अगर आगे टूट रहा है तो पीछे वाले देखे जाते हैं भाई पहले, मतलब ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में जब हमने हमारे पास अभी मान लो अभी इसके बाद मान लो ये जब यहां से रिएक्शन चलेगी ना, इसके बाद जब रिएक्शन चली, मान लो अभी कितने हैं? 3 न्यूट्रॉन है, मान लो बाद में क्या हुए? 2 हो गए, बाद में 2 न्यूट्रॉन मिले टूटने के बाद। तो बिगिनिंग में कितने हैं भैया? एट द बिगिनिंग प्रीवियस जनरेशन, जो पहले मतलब जब यहां से ये प्रीवियस जनरेशन, अगर इसके बाद टूटते हैं आगे रिएक्शन होती है तो वो जनरेशन है कौन सी? नेक्स्ट वाली जो स्टार्ट हुई है, वन जनरेशन, एट द बिगिनिंग ऑफ वन जनरेशन। समझ में आया? समझ में आया कि फिजन के बाद जो हमें न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं वो बिगिनिंग ऑफ जनरेशन है। साथ में पहले वाले देखो भाई, अगर इसका मतलब ये है कि अगर के की वैल्यू बड़ी है 1 से तो चेन जो होगी, चेन रिएक्शन जो होगी वो ग्रो करेगी, ठीक है। अगर के की वैल्यू मान लो 1 है, मतलब पहले भी न्यूट्रॉन्स इतने थे और अभी भी न्यूट्रॉन्स इतने हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो चेन रिएक्शन है वो स्टेडी रहेगी, चेन रिएक्शन रिमेन्स स्टेडी। कैसी रहेगी भैया? रिमेन स्टेडी, ठीक है। अगर मान लो के की वैल्यू लेस देन 1 है तो बस इसका मतलब है कि पहले न्यूट्रॉन्स ज्यादा थे, अब न्यूट्रॉन्स कम आए हैं तो रिएक्शन होगी नहीं भाई, कम आए हैं।
तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पे बोलोगे ग्रेजुअली डाइज आउट, खत्म हो जाएगी, ग्रेजुअली डाइज आउट, डाइज आउट। क्लियर हुआ इतना? यस और नो फटाफट से बताओ जल्दी से सभी बच्चे। हाँ आगे बढ़े, फटाफट से बताओ जल्दी से। चलो तो लास्ट में चलते हैं। लास्ट हमारे पास होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। नाम से पता लग रहा है कि कुछ जोड़ने वाली बात हो रही है, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये क्या होता है भैया, इसमें दो लाइट न्यूक्लियाई मिलके हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं या एक सिंगल बनाते हैं। तो आप बोलोगे इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना इट इज द फिनोमिना ऑफ फ्यूजिंग, फ्यूज मतलब जोड़ना होता है, ठीक है, इंटीग्रेट करना, फ्यूजिंग टू और मोर, दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए सिंगल हैवी न्यूक्लियस, टू फॉर्म ए सिंगल हैवी न्यूक्लियस। क्लियर है? और साथ में क्या होता है भैया यहाँ पे भी, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शन है ना भैया, न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शन है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन है भाई, वो जो होती है वो किसी कंडीशन पे होती है, मतलब इसके लिए जो टेम्परेचर है वो भी नीड होता है, वो किसी एक टेम्परेचर पे नीड होती है, जैसे कि वेरी हाई टेम्परेचर यहाँ पे जरूरत होती है, वेरी हाई टेम्परेचर, और वो कितना होता है 10⁻⁷ केल्विन, इतने टेम्परेचर की नीड होती है। और हाई प्रेशर की नीड होती है ये रिएक्शन करवाने के लिए, हाई प्रेशर की नीड होती है भैया ये रिएक्शन करवाने के लिए। तो प्रेशर लगभग 10⁻⁶ atm होता है, इतने प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ आया समझ में? ठीक है, तो इसमें कुछ अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि जिनको आप लिख सकते हो कैसे, जैसे कि ये रिएक्शन हुई आप लोगों के पास, अगर मैं दो ड्यूटेरियम ले लेता हूँ, 2H21 H21 ठीक है, इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये बनेगा 131, मतलब 3H1 ऐसे बोल सकते हो, 3H1 प्लस में क्या बनेगा भैया, एक प्रोटियम बन जाएगा, ठीक है, हाँ एक प्रोटियम बनेगा और एक फिर साथ में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी। ऐसे कुछ रिएक्शन है जो आप लोगों को याद करनी होगी। अगर मैं ट्रीटियम के अंदर ही और क्या डाल दूं, ड्यूटेरियम डाल दूं एक, तो ये क्या बन जाएगा, हीलियम-24 बनेगा, साथ में एक न्यूट्रॉन निकल जाएगा, साथ में एनर्जी निकलेगी 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि याद करनी पड़ेगी। साथ में इसी तरीके से अगर इसी के अंदर ही अगर मैं हीलियम-21 और अरे क्या हो गया ये, इसको अगर मैं डाल दूं भैया 1H2 प्लस हीलियम-21 और साथ में यहाँ पे डाल दूं मैं क्या, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी हमने रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हमने कुछ गड़बड़ करी है, जस्ट अ मिनट। मतलब यहाँ तक भी आप रोक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक हैवी न्यूक्लियस तो हमारा बन ही गया है ना वैसे भी, तो यहाँ तक भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिखने की क्या ही जरूरत है, हीलियम बन गया है। तो ऐसे कई कई रिएक्शंस हैं जो आप लोग अपनी क्लास मतलब अपनी एनसीईआरटी में से देख सकते हो बेटा, ठीक है। बताइए किसी को कोई डाउट इतने में, किसी को कोई डाउट इतने में, क्लियर है?
हाँ वो अलग अलग रिएक्शन है बेटा, वो अलग अलग रिएक्शन है, वो अलग अलग रिएक्शन है। हीलियम डाल लो, साथ में हाइड्रोजन डाल लो, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ओके चलो, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया ये चैप्टर, है ना। और जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है भैया, मैं वो भी बता दूं कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। चलो हाँ, सो आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और अभी के लिए मैं आप लोगों को बस यही बोलूँगा कि क्या करना आप लोगों को, जो ऐप्स मैंने बोली आप लोगों को डाउनलोड करने की, जो अभी तक तुमने डाउनलोड नहीं करी हैं एम्बाइब की ऐप्स, तो वो जल्दी से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये सारे फीचर जो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बता दिए थे वो एक बार देख लेना। साथ में आप लैपटॉप पे भी जो है क्लासेस ले सकते हैं एम्बाइब की, ठीक है। अरे भाई चल जा ना, क्या हो रहा है तेरे को, ये पता नहीं नेट स्लो हो रहा है शायद से। तो ये है भाई, वेबसाइट आएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या आएगी, वेबसाइट आएगी कुछ इस तरीके से। अरे ये क्या आ चुका है, पता नहीं यार ये क्या हुआ। अभी हम फिर क्लास को एंड ही करते हैं, ठीक है। अभी क्लास को एंड करते हैं, कुछ अलग सा ही हो गया ये, जस्ट अ मिनट। अब ठीक है क्या, अब ठीक है। हाँ तो इस तरीके की ऐप आप लोगों को दिखती है, मतलब वेबसाइट पे आप ऐसे जाके प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं बेटा जी, ठीक है। साथ में ये सारी ऐप्स जो मैंने बताई थी सब डाउनलोड कर लेना, क्या क्या फीचर्स हैं वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिए थे यहाँ पे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। चलो भाई, तो अभी फिर इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।